हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के सामने एक बैच मुझे जो ऑब्जेक्टिव बैच था उसको इंट्रोड्यूस करना था। तो आइए पहले स्क्रीन शेयर पे लगाएं और उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है। चलिए स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि सर जो ये बैच है इसमें हम लोग ऐसा नया क्या पढ़ेंगे जो पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा था। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पेज ओपन किया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके फार्म मशीनरी की बुक से हैं। ये सब फार्म मशीनरी के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर हम अलग क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करके। मान लीजिए फार्म मशीनरी के ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑपरेट करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ पर सॉल्विंग करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ये जो पेज है ये सबको मालूम है कि ये कोई भी लड़का अगर इसको ट्रेस आउट करेगा तो ये प्रीतम चंद्रा की बुक से आपको ये फार्म मशीनरी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बट आज तक आप लोगों ने जिस भी तरह से पढ़ाई कर रखी है वो सारी चीजें अब आप लोग भूल गए कि आपने आज तक किस तरह से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, जो भी पढ़ाई आप लोगों ने कर रखी है वो उससे कहीं ज्यादा अच्छी और कहीं ज्यादा बेहतर अब आपकी यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अब आप देखिए इसमें कि इसमें अब देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि बुक के एंड में आप जाएंगे आपको आंसर्स वहां पे मिल जाएंगे, बट हम लोग केवल यहाँ पे आंसर्स जानने के लिए, सिर्फ आंसर्स को पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग को यहाँ पर पूरे रीजंस पता होने चाहिए कि किसी भी चीज का कोई भी आंसर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। अगर आपको रीजन नहीं पता है तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। या आपको जो भी इंसान कहीं पर भी आपने पढ़ रखा है, विदाउट रीजन अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपने पढ़ाई अभी तक करी नहीं है। ठीक, तो आइए जरा पहले नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ द सीड ड्रिल इज साइज ऑफ द सीड ड्रिल इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको इसमें बताना है आपको सही ऑप्शन। तो साइज जो होता है सीड ड्रिल का ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा गया है। तो साइज जो है वो कैसे आपका होगा, वो ये फॉर्मूला जो आपका है वो बोलते हैं कि साइज ऑफ द सीड ड्रिल का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ फरो ओपनर्स, नंबर ऑफ फरो ओपनर multiplied by distance between two furrows, distance between two furrows। अब यहाँ पर ये तो ये तो मालूम है कि ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी तो सीधा सीधा सही हो जाएगा। अब देखिए डिस्कशन का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल रखता हूँ कि जो आपकी सीड्रिल है, मान लीजिए सीड्रिल में आपके तीन फरो ओपनर लगे हुए हैं। मान लीजिए तीन फरो ओपनर लगे हैं। इस तरह से सीड्रिल में फरो ओपनर्स होते हैं। ये आपके तीन फरो ओपनर है और कहीं पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि देयर आर थ्री फरो ओपनर सीड ड्रिल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फरोज इज 20 सेंटीमीटर। ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, देयर आर थ्री थ्री फरोज फरो ओपनर इन द सीड ड्रिल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फरोज इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है साइज ऑफ द सीड ड्रिल। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट रख रहा हूँ जो आप लोगों ने शायद ही पहले कभी सोचा हो। सीड ड्रिल में तीन फरो ओपनर हैं, तो दो फरो ओपनर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की 20 सेंटीमीटर। दो फरो ओपनर के बीच की डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर। और फिर अगले दो फरो ओपनर्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 20 सेंटीमीटर। हालांकि सीड ड्रिल के फार्मूले के अनुसार ये सीड ड्रिल की चौड़ाई या सीड ड्रिल का साइज कितना होना चाहिए 20 × 3 विच इज 60 सेंटीमीटर। बट
व्हाट इज यू आर लुकिंग इन द डायग्राम। डायग्राम में क्या दिख रहा है कि सीड ड्रिल के दो फरो ओपनर के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और बाकी ये फिर दो आ गए। नंबर ऑफ फरो ओपनर तीन दिख रहे हैं इसमें ना, 1 2 एंड 3, एंड थ्री फरो ओपनर्स के बीच में दो बार 20 सेंटीमीटर आएगा, तो ये तो यहाँ बाई डायग्राम तो ये 40 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें 60 सेंटीमीटर बता रहा है। तो कभी भी आपने ये चीज सोची कि जो साइज ऑफ द सीड ड्रिल है वो फॉर्मूले में तो दिख रही है 60 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम उसको डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 40 ही सेंटीमीटर दिख रहा है। तो जो ये 20 सेंटीमीटर का लैक है वो कहाँ पे है, वो 20 सेंटीमीटर क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये जो आपका मेन पॉइंट है, यहाँ पर आप लोगों ने कभी भी इस चीज को नहीं सोचा होगा। मैं इसीलिए आपको यहाँ पर यही चीज, यही हमारा डिफरेंट एंगल है इस बैच में। क्वेश्चन सबको मालूम है, ऑप्शन सबको मालूम है, लेकिन जब आप विदाउट रीजन पढ़ाई करते हैं तो आप एग्जामिनेशन में जाके वहां पर जीरो परफॉर्मेंस आपकी होती है, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको रटे हैं वो तो आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो जरा सा भी सोचने के लिए कुछ हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे, और 2 3 महीने में तैयारी होती भी नहीं, तो आपका जो सब्जेक्ट से आपका जुड़ाव है वो भी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम सीड ड्रिल को, मान लीजिए कि किसी फील्ड में जब हम सीड ड्रिल को ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए ये एक फील्ड है जो आपके सामने मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ABCD एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें हम सीड ड्रिल को ऑपरेट करते हैं। अब थ्री फरो ओपनर की सीड ड्रिल लेके जब उतरेंगे यहाँ पर, तो सीड ड्रिल का ऑपरेशन हम किस तरह से करेंगे, जो हमारी पहली फरो होगी, फरो ओपनर होगा, वो हम इस फील्ड के एज पर तो ला के रखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो फील्ड का जो सबसे साइड वाला पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगी हमारी, यहाँ पर हमारी मेड़ होगी, या यहाँ पर हमारी बंड होगी, जिससे फील्ड हमारा चारों ओर मेड़बंदी किया जाता है, उस तरीके से मेड़बंदी होगी। और इस मेड़ के टॉप रिज से हम 20 सेंटीमीटर, मतलब जो ये सीड की डिस्टेंस है दो फरो ओपनर के बीच की, इतनी ही दूरी पर पहली फरो ओपनर ला के रखेंगे, फिर दूसरा फरो ओपनर रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे। अब आप यहाँ पर जब काउंटिंग करेंगे तो आपको फील्ड की जो बंड है वहां से ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मिलेगी, अगेन यहाँ की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मिलेगी, और यहाँ की डिस्टेंस डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मिलेगी। मतलब इन द फील्ड आपको ये 60 सेंटीमीटर दिखेगा, बट सीड ड्रिल को अगर आप लाकर स्टोर में रखेंगे या लैब में लाके रखेंगे तो वहां पर बाई लुक ये आपको 20 और 20 40 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है कि साइज ऑफ द सीड ड्रिल, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अमेंड करना चाहें तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, साइज ऑफ द सीड ड्रिल ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये एक इंपॉर्टेंट आपका ड्यूरिंग फील्ड, ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इस क्वेश्चन का। अगर आप इसको इस तरह से जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि साइज ऑफ द सीड ड्रिल को हमने नंबर ऑफ फरो ओपनर से अप्लाई या मल्टीप्लाई करके क्यों हमको साइज ऑफ द सीड ड्रिल मिल रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड अभी मैंने ड्रॉ किया था, इसमें जब हम सीड ड्रिल को लेके आगे बढ़ेंगे तो फील्ड के एंड तक जाने के बाद जब हम बाहर निकल के वापस लौटेंगे तो फिर से यहाँ से 20 सेंटीमीटर गैप बनाते हुए तीन फरो ओपनर लेके आगे बढ़ाएंगे। जब आप 20 सेंटीमीटर गैप बनाएंगे तो 20 सेंटीमीटर ये काउंट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ये काउंट हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर अगला काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जब सीड सीड ड्रिल हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी तब भी हमको 60 60 सेंटीमीटर मिलेगा, और जब सीड ड्रिल टर्न होकर इस डायरेक्शन में आएगी तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ का 20 सेंटीमीटर, तीन जगहों पर फिर से 20 20 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हमारी सीड ड्रिल जब हमारी रिटर्निंग डायरेक्शन में होगी तो भी हमको ये 60 सेंटीमीटर की क्या दे देगी, साइज दे देगी। इसलिए सीड ड्रिल का साइज जो होता है नंबर ऑफ फरो ओपनर से मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है। हालांकि इन द डायग्राम ये 40 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा, बट अगर फीड ड्रिल नॉट ऑपरेटिंग कंडीशन में है, जिस समय फीड ड्रिल नॉट ऑपरेटिंग कंडीशन में है उस समय जब आप देखेंगे तो सीड ड्रिल का जो आपको दिखाई देगा विड्थ जो दिखाई देगी वो 20 + 20 40 ही दिखाई देगी।
इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न में अगर अमेंडमेंट करना हो या थोड़ा सा चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ द सील ड्रिल ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन, देन फील्ड ऑपरेशन के समय आपको ये मिलेगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कितना कुछ हम निकाल के लाए, आपको ये देखना है यहाँ पर। ठीक है, सही ऑप्शन तो किताब के पीछे दिया है, उसको रख लेंगे रफ्तू टूटे की तरह, उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को देखने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जो भी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि इस बैच में नया क्या है, आपको क्वेश्चन अभी मैं 5 मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन अभी आपके सामने करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा इस बैच में नया क्या है। देखिए, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा उसको मिटा दिए, अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ bearing generally used to support a disc on the standard disc plough। टाइप ऑफ bearing पूछी गई है, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में किस प्रकार की टाइप ऑफ bearing होती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें ये जब आप स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का क्वेश्चन आता है तो आपको सभी, जब ये जो बुक का जो पेज है ये आपको मालूम है प्रीतम चंद्रा के फार्म मशीनरी का क्वेश्चन, आप प्रीतम चंद्रा फार्म मशीनरी क्वेश्चन में इसका आंसर देखेंगे आपको टक से आंसर उसका मिल जाएगा, लेकिन आप सिर्फ आंसर तो जानना नहीं है। हालांकि इसका आंसर देखिए, मेन चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बियरिंग का काम क्या है। ठीक है, जो बियरिंग होता है, सीधा सीधा आप जानिए कि जो बियरिंग है वो दो प्रकार के लोड को झेलने के लिए बनी है। एक एक्सियल लोड और दूसरा रेडियल लोड। रेडियल लोड, बियरिंग दो प्रकार के लोड को झेलने के लिए बनी। ठीक है, और जो एक्सियल लोड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, मान लीजिए एक शैफ्ट है, तो अगर इस डायरेक्शन में शैफ्ट का ये एक्सिस है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है शैफ्ट पर, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सियल लोड। अगर शैफ्ट की पेरीफेरी पर या इस शैफ्ट को अगर हम इस डायरेक्शन से देखें, इधर से अगर अपनी आंख लगा के देखें तो ये शैफ्ट कैसा दिखेगा, सर्कुलर। और कोई फोर्स अगर शैफ्ट के पेरीफेरी पर या इसके चारों ओर आपका लग रहा होगा तो ये कैसा लगेगा, ये कहलाएगा रेडियल लोड। ठीक है, तो जो आपकी शैफ्ट के चारों ओर की सतह पर छूने वाला लोड है ये रेडियल लोड है, और शैफ्ट के सेंटर से होकर अगर कोई लोड जा रहा है तो ये हमारा एक्सियल लोड है। तो ये दो प्रकार के लोड आपके यहाँ पर डेवलप होते हैं। बियरिंग के केस में आपको यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे दिया गया है बॉल बियरिंग। अब स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ जो होता है उसमें आपको बताएं कि स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में एक स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में आपका वो होता है, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ जो होता है उसमें उसका जो शेप होता है उसमें शैफ्ट होती है और उसमें डिस्क लगी होंगी, और स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में जो डिस्क लगी होंगी वो उसमें टिल्ट एंगल, टिल्ट एंगल, डिस्क एंगल, ये चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी, टिल्ट एंगल एंड डिस्क एंगल। ठीक है, हालांकि जब हम वर्टिकल डिस्क प्लाउ की बात करेंगे तो अलग तरह से हमारी एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ की बात कर रहे हैं जिसमें जो डिस्क प्लाउ का एक्सिस है उस पर जो आपके डिस्क लगी हुई है वो आपकी क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल से उसका कोई ना कोई एक एंगल डेवलप होगा। तो ये हमारा जो टिल्ट एंगल है, डिस्क एंगल होगा। तो जब हमारी कहीं पर ये डिस्क अगर हम किसी शैफ्ट पर लगाएं और वो टिल्टेड डायरेक्शन में हो तो वहां पर हम लोग बॉल बियरिंग क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो बॉल बियरिंग होती है उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह है कि बॉल बियरिंग जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग इस पर बनाई गई है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक चीज और भी है कि जो बॉल बियरिंग है वो
रेडियल लोड को, ये क्या है, रेडियल लोड को झेलने के लिए बनाई गई है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ है, अगर किसी कोई डिस्क आपकी टिल्टेड डायरेक्शन में है, तो टिल्टेड डायरेक्शन में होने की वजह से जब इसको हम लेकर मूव करेंगे तो रेडियल इसमें रेडियल और रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड, सॉरी एक्सियल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों ही डेवलप होगा। इसके अंदर एक्सियल और प्लस थ्रस्ट लोड दोनों ही डेवलप होगा। तो यहां पर जब हम केवल रेडियल लोड के लिए अगर बॉल बेयरिंग होगी, तो वो हमारे जो है एक्सियल लोड को क्या करेगी, संभाल नहीं पाएगी और थ्रस्ट को भी संभाल नहीं पाएगी। तो जब हमारे पास थ्रस्ट को नहीं संभाल पाएगी तो बॉल बेयरिंग हमारे स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेकंड पे जो हमारा, वैसे इसमें जो सही ऑप्शन है वो तो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन प्लेन रोलर बियरिंग हम लोग क्यों नहीं यूज कर पाएंगे इसमें, वो आप लोग जान लीजिए। क्योंकि रोलर बियरिंग जो कि ये दोनों ही के अंत में क्या लिखा है, रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है टैपर्ड रोलर, एक होती है प्लेन रोलर। तो जो टैपर्ड रोलर बियरिंग है वो आपकी कैसी होती है, उसके अंदर जो रोलर लगे होंगे बियरिंग में, बियरिंग का ये इंटरनल पार्ट होगा और बाहर ये बियरिंग का क्या होगा, ये इंटरनल पार्ट है, बाहर बियरिंग का एक्सटर्नल पार्ट है। इसके अंदर जो रोलर लगे हैं वो टैपर्ड शेप में आपको इस तरीके से लगे रहते हैं। टैपर्ड शेप में रोलर लगे होते हैं। टैपर्ड शेप में इसलिए लगे होते हैं क्योंकि हमारी जो डिस्क होती है वो हमारी इंक्लाइंड पोजीशन में हमारे स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में मौजूद होती है। अगर इस प्रश्न में हम लोग स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ की बजाय यहाँ पर सिर्फ एक शब्द दिए थे, वर्टिकल डिस्क प्लाउ, अगर हमने यहाँ पर वर्टिकल डिस्क प्लाउ वर्ड लिख दिया होता तो ऑप्शन प्लेन रोलर बियरिंग सही हो जाता, क्योंकि वर्टिकल डिस्क प्लाउ में जो डिस्क की पोजीशन है वो 90 डिग्री एंगल पर लगी हुई है। ठीक है, अगर वर्टिकल डिस्क प्लाउ होता तो हम लोग आंसर हो जाता प्लेन रोलर बियरिंग, क्योंकि प्लेन रोलर बियरिंग जो है वो भी आपकी क्या है, एक्सियल और थ्रस्ट लोड दोनों को अपने ऊपर ऑब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन ये उस जगह पे लगाया जाएगा जहां पर टिल्ट एंगल या डिस्क जो आपकी है ये आपकी वर्टिकल पोजीशन में लगाई गई हो, जैसा कि हमारे वर्टिकल डिस्क प्लाउ में होता है। या अगर हम यहाँ पर बोलते हैं इसे डिस्क हैरो, अगर ये हैरो होता उस केस में भी, अगर ये वर्टिकल डिस्क हैरो होता तब भी हम लोग यहाँ पर प्लेन रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स हैं या जो हमारी डिस्क है वो हमारी कैसी है, शेफ्ट पर सीधी सीधी लगी हुई है। अगर ये शेफ्ट पर हमारी जो डिस्क है वो टिल्टेड डायरेक्शन में अगर लगी हुई है, इस तरह से टिल्टेड डायरेक्शन में अगर शेफ्ट पर लगी है, तो हमारे हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बियरिंग लगाएंगे इस शैफ्ट पर इसको टाइट करने के लिए, उसमें क्योंकि ये टिल्टेड है इसलिए उसमें टैपर्ड पार्ट होना चाहिए। अंदर का जो रोलर है वो हमारा कैसा दिखेगा, वो टैपर्ड दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए टैपर्ड का मतलब उसके अंदर एक टेढ़ापन होगा। ठीक है, तो टैपर्ड रोलर बियरिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस केस में। अब यहाँ पर आते हैं बुश बियरिंग। बुश बियरिंग क्या होती है, बुश बियरिंग होती है, इसको बोलते हैं बुश बियरिंग या फ्रिक्शन बियरिंग। इसको हम लोग बुश बियरिंग या फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। जो फ्रिक्शन बियरिंग होती है हमारी, उसके उसकी उसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग जो है केवल फ्रिक्शन बियरिंग का इस्तेमाल जो होता है वो हम लोग उस वहां पर करते हैं जहां पर जहां पर केवल कैसा लोड हो, जहां पर केवल रेडियल लोड मौजूद हो, सिर्फ रेडियल लोड हो, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन बियरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल रेडियल लोड नहीं है, जिस प्रकार का लोड है उस प्रकार की बियरिंग की बात करी जा रही है। हालांकि जो ये प्रश्न है इसके एनालिसिस में आपको ये बात भी पता चल गई कि अगर स्टैंडर्ड की जगह वर्टिकल वर्ड लिखा होता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इस तरीके की एनालिसिस आप लोगों ने पहले भी कभी नहीं करी होगी, आप लोगों ने केवल एक नया ऑप्शन जाना होगा कि भैया ये क्वेश्चन पूछे तो ये ऑप्शन लगा देना, रीजन तो आपकी बुक में दिया नहीं है, ना ही आप लोगों ने अभी तक खोजा होगा।
हालांकि इस क्वेश्चन के और जो पर्सपेक्टिव थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही हसीन क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही प्रीतम चंद्रा जैसे महान जो राइटर हैं इनकी किताब में इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको जब आप खोजेंगे कई लड़के तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, कहीं पर लिखा भी पा जाएंगे ना तो आपके आवाम आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है। इसके लिए आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यह है क्या चीज़। देखिए पूछा क्या है, फॉर ए गिवन स्प्रे सैंपल वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम मीन डायमीटर इज इक्वल टू नंबर मीन डायमीटर। सेकेंड ऑप्शन दिया है द वीएमडी इज लेस देन एनएमडी। थर्ड ऑप्शन दिया है वीएमडी इज लार्जर देन एनएमडी। फोर्थ ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। हालांकि इस प्रश्न में आपसे जानने का ये प्रयास किया गया है कि आपको वीएमडी और एनएमडी के बारे में कुछ मालूम भी है कि नहीं मालूम है, कि आप यहाँ बस केवल क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं। तो आइए दोनों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वीएमडी क्या होता है, वॉल्यूम मीन डायमीटर, और एनएमडी क्या होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर मीन डायमीटर। देखिए यहाँ पर जब हम लोग जब जब भी हम लोग स्प्रेइंग करते हैं पेस्टिसाइड का स्प्रे हम लोग नैपसैक स्प्रेयर और अलग अलग प्रकार के स्प्रेयर के थ्रू करते हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन होती है, नोजल लगी होती है। ठीक है, नोजल से कई सारी ड्रॉपलेट्स आपकी बाहर निकलती हैं, कई सारे ड्रॉपलेट बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, एक एनएमडी एक बीएमडी। एनएमडी जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि जो जितने भी ड्रॉपलेट हमारे बाहर निकल रहे हैं उसमें अगर हम ये देखें कि एक ऐसा ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट की मतलब क्या हुआ, एनएमडी और वीएमडी का मतलब कि ऐसा ड्रॉपलेट जिससे जिसके मान लीजिए एक, अच्छा सॉरी इसमें देखिए मीडियम डायमीटर वर्ड लिखा है ना। मीडियम का मतलब यहाँ पर एवरेज दिया गया है, मतलब जो इस नोजल से बहुत सारे ड्रॉपलेट बाहर निकलने, मान लीजिए कि इसमें ड्रॉपलेट नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो है इस बाहर निकलने वाले टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट मान लीजिए इसमें होंगे कुछ भी एन एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट आप बोल सकते हैं, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं। अगर हम लोग ये बोलें कि एक ड्रॉपलेट का डायमीटर अगर हमको मालूम हो कि मान लीजिए ये एक ड्रॉपलेट है जो कि इस नोजल से बाहर निकलती है और इसका कुछ डायमीटर है, इसका कुछ डायमीटर है, तो इस नोजल से निकलने वाले टोटल जो वॉल्यूम है उसको दो हिस्सों में बांट लीजिए, V1 और V2। ठीक है, इस ड्रॉपलेट से निकलने वाले टोटल वॉल्यूम को दो हिस्सों में बांट लीजिए। अब इन दोनों हिस्सों को में, क्योंकि आपको मालूम है कि सारी चीजें बूंदों से ही बाहर निकल रही है, तो मान लीजिए कि V1 जो ड्रॉपलेट है इसमें टोटल नंबर ऑफ बूंदें निकलती हैं N1। ठीक है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ जो ड्रॉपलेट्स हैं इसमें N1 निकलती हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स N2 निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर इस टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो V1 वॉल्यूम की है और जो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो N2 वॉल्यूम की है, इसमें एक कंसिडरेशन हमको यहाँ पर ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ N1 और N2 आपस में बराबर हो या ना हो, इसका कोई कंसिडरेशन इस वाले डेफिनेशन में नहीं है। लेकिन हम ये जरूर मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट हैविंग हैविंग above diameter than this droplet is equal to number of droplet having below diameter than this droplet is equal in the volume। अब इसको देखिए दूसरे शब्दों में बताता हूँ कि इस पूरे नोजल से निकलने वाली जो महीन जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको डिफाइन करने के दो तरीके बनाए गए, एक वॉल्यूमेट्रिक और एक एक नंबर। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट को कंसीडर किया गया, यहाँ पे वॉल्यूम को कंसीडर किया गया। और जो मीन डायमीटर है, देखिए एमडी वर्ड दोनों में एक जैसा है, मतलब मीडियम डायमीटर। अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स का जो मीडियम डायमीटर है उसमें अगर हम ये माने कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट हैविंग एबव डायमीटर, एबव डायमीटर का मतलब कि
जो ये हमारे पास जो n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट है उनमें से कोई एक ड्रॉपलेट हमने पकड़ा और हम ये बोल रहे हैं कि इस ड्रॉपलेट से ज्यादा डायमीटर के ड्रॉपलेट और इस से कम डायमीटर के जो ड्रॉपलेट हैं उनकी संख्या कुछ भी हो, लेकिन ये जो नोजल से निकलने वाला वॉल्यूम है ये दोनों आधा 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 आपका डिवाइड हो जाए। मतलब मीडियम डायमीटर से ज्यादा डायमीटर वाले सारे ड्रॉपलेट अगर V1 वॉल्यूम स्प्रे कर रहे हैं और मीडियम डायमीटर वाले ड्रॉपलेट से कम डायमीटर वाले सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो V2 वॉल्यूम आपका क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो V1 और V2 आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमारा ये जो ड्रॉपलेट है ये क्या कहलाएगा, ये तब ये हमारा ड्रॉपलेट कहलाएगा वॉल्यूम मीडियन डायमीटर। दूसरे पे आते हैं कि नंबर मीडियम डायमीटर। नंबर मीडियम डायमीटर में हम लोगों ने नंबर को कंसीडर किया है, वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, अगर एक ड्रॉपलेट हम कंसीडर करें और बोलें कि ये मीडियम डायमीटर का ड्रॉपलेट है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट हैविंग above diameter than median diameter droplet is equal to number of droplet, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट हैविंग डायमीटर बिलो दिस मीडियन ड्रॉपलेट। अगर ये मीडियन ड्रॉपलेट है तो स्प्रे से निकलने वाला जो नोजल से निकलने वाले जो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट है, बहुत सारे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं, इसमें हम ये बोलेंगे ये जो मीडियन ड्रॉपलेट है इससे बिलो डायमीटर के जितने भी ड्रॉपलेट है उनकी संख्या अगर n1 है, और वो सारे ड्रॉपलेट जिनकी संख्या इस मीडियम डायमीटर से ज्यादा है उसको n2 है, तो n1 और n2 आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया गया। वॉल्यूम को हम कुछ भी मान के नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि अ, हमारी जो डेफिनेशन बनाई गई है वो नॉर्मल मीन डायमीटर और वॉल्यूमेट्रिक दो प्रकार से कंसीडर करके बनाई गई है। कि एक ड्रॉपलेट हम तब कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि ड्रॉपलेट की संख्या इस मीडियन या औसत 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 डायमीटर के इस ड्रॉपलेट से जितने भी ड्रॉपलेट की संख्या ज्यादा हो और जितने भी ड्रॉपलेट की संख्या कम हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये जितने भी ड्रॉपलेट इस ड्रॉपलेट से ज्यादा डायमीटर रखते हैं और इस ड्रॉपलेट से कम डायमीटर रखते हैं, लेकिन वो नोजल से निकलने वाले वॉल्यूम को दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा डिफिनेशन है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो इस सैंपल ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट या मीडियम औसत डायमीटर की जो ड्रॉपलेट है इससे जो कम है उनकी संख्या, और जिन ड्रॉपलेट्स की संख्या इससे ज्यादा है उनकी संख्या आपस में बराबर हो। वॉल्यूम बराबर हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन संख्या बराबर हो। तो इस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन दोनों ही सैंपलिंग में, ठीक है, अगर इन दोनों ही सैंपलिंग की बात करी जाए, इन दोनों ही सैंपलिंग में, थोड़ा सा इनका कलर चेंज करेंगे, इन दोनों ही सैंपलिंग में जो वीएमडी वाला जो सैंपलिंग मेथड है, जब ये हमारे स्प्रेयर का जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं वहां पर इस चीज को देखा जाता है। ठीक है, जब हम लोग, और जो हमारा एनएमडी वाला जो सैंपलिंग मेथड है इसमें आपके नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को जो कंसीडर करेंगे तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की संख्या इसमें हमको ज्यादा मिलेगी, और जब हम वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे तो स्मॉल ड्रॉपलेट की संख्या हमें कम मिलेगी। तो जब वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे तो हमारे ड्रॉपलेट्स का साइज अगर ज्यादा बड़ा बड़ा हमें मिल रहा है सैंपलिंग में, तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा बीएमडी के केस में जो डायमीटर होगा, क्योंकि एनएमडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की संख्या हमको ज्यादा मिल रही है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ड्रॉपलेट्स के नंबर के ऊपर कंसिडरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब नंबर पर कंसिडरेशन कर रहे हैं तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की संख्या हमारी ज्यादा बन रही है। तो स्मॉल ड्रॉपलेट की संख्या ज्यादा मिलने से हमारा जो मीन डायमीटर होगा वो एनएमडी के केस में वीएमडी की अपेक्षा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये बात हमको यहाँ पर पता चल रही है कि जो मीन डायमीटर है इन द केस ऑफ एनएमडी इज लेस देन वीएमडी। और कौन सा स्टेटमेंट इस बात को कंसीडर कर रहा है, तो देखिए कि वीएमडी इज लार्जर देन एनएमडी, यही स्टेटमेंट आपका इस बात को कंसीडर कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया,
जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आज तक कई स्टूडेंट्स ने हमसे वीएमडी एनएमडी पूछा है, हमने बोला भैया अपने से स्टडी करो, कुछ लोगों ने अपने से भी पढ़ा, किसी को समझ में आया नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जब आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से रीजन तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। जब आपने रीजन पढ़ा नहीं है तो आपने इसको कभी किया नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपके पढ़ने का मेथड है। तो ये 3 सवाल मैंने आपके सामने किए हैं। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। इन प्रश्न को सॉल्व करने की जो ये अप्रोच है, दिस इज द ओरिजिनल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के जो एग्जामिनेशन है, जो मेंस में जो बच्चे जिसमें लिखने वाला भी पेपर आएगा, और यहाँ पर जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी आएगा, मतलब कितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम आप दीजिए, जब एक्सप्लेनेटरी पेपर आएगा तो भी यही सारे कॉन्सेप्ट जो आप समझ रहे हैं वही आप शब्दों में लिखेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, इनके थ्रू ही आपको ये सारे सब्जेक्टिव के भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, न्यूमेरिकल के भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो ये जो 3 प्रश्न थे ये सैंपल के तौर पे मैंने आप लोगों के लिए इसलिए अलग से अभी सॉल्व किए हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बुक्स तो सभी के पास अवेलेबल है और पीछे ऑप्शन भी सभी के पास दिया हुआ है, लेकिन क्या आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बाइफर्केशन करके या उसके कहा जाए उसका डिसेक्शन करके आप लोग उस प्रश्न को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, और इस प्रश्न के ऑप्शंस को इस तरीके से रीड करते हैं कि नहीं जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, टिक लगा के रखना की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बैच। इस बैच का जो अप्रोच है वो ये चलेगा, और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है जो पूछ रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंट इन दिस बैच। दिस इज डिफरेंट इन दिस बैच। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरीके का बैच इंडिया में पहली बार आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, विच इज हैविंग ए लार्जेस्ट explanation with the high quality resource materials. Again, very, very thank you for watching the videos. Bye bye.